इतना सब समझने के बाद, अधिकारों की पृष्ठभूमि पे गहराई से जाने के बाद, अधिकारों का विस्तृत विश्लेषण करने के बाद अब हम कुछ मौलिक अधिकारों की बात करें। अभी तक हम लगातार अधिकारों को एक कॉमन बॉक्स में रखकर सोच रहे थे, बात कर रहे थे, लेकिन अब हम एक अलग अलग अधिकारों को लेकर बात करें कि जिन अधिकारों की हम बात कर रहे हैं, जो हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण हैं, वे अधिकार हैं कौन कौन से। वे अधिकार, हमें वही अधिकार क्यों दिए गए हैं, दूसरे कुछ अन्य भी अधिकार हो सकते हैं क्या। तो अब हम आते हैं भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान। हमारे अपने देश के संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। मैंने शुरू में बताया था कि विभिन्न देशों में मौलिक अधिकारों की संख्या अलग अलग है। देश के भूगोल, उसकी परिस्थिति, उसकी आवश्यकताएं, उसकी आर्थिक सीमाओं को देखते हुए अलग अलग देश में अलग अलग मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उनकी संख्या भी अलग अलग है। भारत की बात करें तो भारत का संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 और संविधान के भाग 3 में अधिकारों का प्रावधान किया गया है। इसमें प्रारंभ में 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो 7 मौलिक अधिकारों का प्रावधान था। कितने? 7। लेकिन 44वां संशोधन जो 1979 में होता है, उसमें एक अधिकार को हटा दिया गया। मैंने आपको शुरू में बताया, बीच में अभी कुछ देर पहले, कि अधिकारों की संख्या कम ज़्यादा होती है, कम ज़्यादा की जा सकती है, अधिकारों के कुछ प्रावधानों को हटाया जा सकता है, अधिकारों में कुछ नए प्रावधानों को जोड़ा जा सकता है, लेकिन ये सब तभी जब संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया से गुजरा जाए। यानी सरकार के लिए इतना सरल नहीं है कि वे अधिकारों को जब चाहे ले ले, उसके लिए संशोधन होता है। इसी प्रक्रिया में एक संशोधन हुआ था जिसे हम कहते हैं 44वां संशोधन, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो 1979 में हुआ था। इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप से हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार है, कानूनी अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। क्यों इसे जोड़ा गया था, क्यों इसे हटाया गया, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इस पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हम इतना जानें कि 1950 के 7 मूल अधिकार, मौलिक अधिकार अब घटकर 1979 के बाद अब 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। इन 6 अधिकारों को क्रमवार थोड़ा हम देखें। पहला है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 संविधान के भाग 3 में अनुच्छेदवार यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 14 से 18 कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। महत्व की दृष्टि से स्वतंत्रता का अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, यानी कितने अनुच्छेद? 4 अनुच्छेदों में स्वतंत्रता के अधिकार को परिभाषित किया गया है और स्वतंत्रता के अधिकार का दायरा बनाया गया है। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण अर्थात एक्सप्लॉयटेशन, दुरुपयोग। किसी ज़्यादा ताकतवर द्वारा कम ताकतवर की, अमीर द्वारा गरीब की
जो वंचित नहीं हैं उनके द्वारा वंचितों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसे शोषण कहते हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, यहाँ पर एक चीज बड़ी स्पष्ट रखें कि जो 6 अधिकारों का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें यही एक अधिकार है जिसमें के विरुद्ध आता है, अदरवाइज वो टू आता है या का आता है। जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो कई बार गलती से हम लोग इसे लिख देते हैं तीसरे अधिकार को शोषण का अधिकार। शोषण का अधिकार हमको नहीं है, किसी का दुरुपयोग करने का अधिकार हमको नहीं है। तो इसलिए आपको ये याद रखना होगा कि इस अधिकार को आप शोषण के विरुद्ध अधिकार लिखें, अन्यथा इसके मायने हो जाएंगे कि आप शोषण के पक्ष में हैं, जो गैर कानूनी है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 है, अर्थात 2 अनुच्छेदों में इसे समाहित किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा अधिकार जो अनुच्छेदों के क्रम में हमारे संविधान के भाग 3 में है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यहां भी टू आता है, का आता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें धर्म संबंधी बातों पर कुछ अधिकारों का जिक्र हुआ है। इन हर एक अधिकार का विस्तार से हम अध्ययन करेंगे आगे। फिलहाल हम क्रमबद्ध तरीके से जान लें कि किस क्रम में हमारे संविधान में इन अधिकारों का प्रावधान किया गया है। तो चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 यानी 4 अनुच्छेदों में समाहित है। पांचवा है सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ये मात्र 2 अनुच्छेदों में स्पष्ट कर दिया गया है इस अधिकार को, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। इसका संबंध संस्कृति से है, इसका संबंध शिक्षा से है। और अंतिम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। छठवां और अंतिम अधिकार संवैधानिक उपचारों का। ये संवैधानिक उपचार क्या है? अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। रेमेडी यानी इलाज, उपचार। रेमेडी अर्थात REMEDY, रेमेडी अर्थात इलाज, उपचार। संवैधानिक इलाज का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसके मायने क्या हैं? फिलहाल आप इतना ही जानें कि न्याय का अधिकार, एक तरीके से ये अधिकार न्याय पाने का अधिकार देता है हमें। इस पर हम आगे फिर विस्तार से चर्चा करें। तो इस प्रकार ये 6 अधिकार हमारे हैं, अनुच्छेद 14 से प्रारंभ होकर अनुच्छेद 32 तक संवैधानिक उपचारों का अधिकार अर्थात अनुच्छेद 32। बीच का एक अधिकार कहाँ है? अनुच्छेद 21, 31। इस पर हम आगे बात करेंगे कि अनुच्छेद 31 कहाँ गायब हो गया। पर आप याद रखें 14 से शुरू होता है और 32 पे समाप्त होता है। हमारे अधिकारों के बारे में जो जिक्र है संविधान में वो इस प्रकार है। अब हम एक एक करके एक एक अधिकार को विस्तार से समझें। सर्वप्रथम जैसे मैंने बताया समानता का अधिकार। समानता का मतलब क्या है? भारत के परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ बहुत से ऐसे तरीके हैं जिससे समान असमान की भावना पैदा की जाती है, बहुत से तरीकों से। एक दूसरे को कम ज़्यादा आंका जाता है, चाहे वो महिला पुरुष हो, चाहे जाति के आधार पर असमान हो।
चाहे आर्थिक स्थिति में असमान हो, चाहे अध्ययन के क्षेत्र में असमान हो, भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें तो यहाँ बहुत तरह की असमानताएं हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यदि लोकतंत्र को सक्षम, यदि लोकतंत्र को वास्तव में सही मायने में लोकतंत्र बनाना है तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है समानता का अधिकार, और इसीलिए इसको सबसे पहले रखा गया है। एक लोकतांत्रिक देश में जहां सब लोग मतदाता हैं, सब समान हैं, मतदान की आयु 18 वर्ष, बस इसके बाद और कोई योग्यता भारत में मतदान करने के लिए नहीं है। अन्य देशों में तो कई तरह के प्रावधान हैं कि मतदान करने का अधिकार केवल उनको है जिन्होंने न्यूनतम इतनी शिक्षा पाई है, केवल उनको है जिनके पास न्यूनतम इतनी ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, केवल इतनी है जिनके बैंक में कम से कम इतना पैसा हो, या केवल इतनी है जिन्होंने कम से कम इतनी शिक्षा पाई है, आदि आदि। भारत में ऐसा किसी भी तरह का क्वालिफ़िकेशंस, योग्यताएं और नहीं जोड़ी गई हैं मतदान के अधिकार के संबंध में। सभी को मत देने का अधिकार है, हर वह व्यक्ति जो 18 की उम्र पार कर गया है, और ये इसलिए किया गया कि सब लोग बराबर हैं। देश का हर नागरिक हर दूसरे नागरिक के सामने बराबर है, समकक्ष है। मौलिक अधिकारों में इसीलिए लोकतांत्रिक सफलता को सुनिश्चित करने के लिए समानता के अधिकार को सबसे पहला स्थान दिया गया है। ये वाला अधिकार जो है समानता का, देखा जाए तो भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। भारतीय लोकतंत्र की इसी पर खड़ा हुआ है, नींव है। भारतीय समाज में जो असमानताएं, विषमताएं इतनी सारी जो व्याप्त हैं, उसे दूर करने के लिए ही समानता के अधिकार को इतनी महत्ता दी गई है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के तहत इसमें कुछ अन्य बिंदु हैं। अब हम उन बिंदुओं को एक एक करके देखें, किस तरह की समानताएं, असमानताओं की बात हमारे संविधान में की गई है। समानता के अधिकार के तहत पहला अधिकार है कानून के समक्ष समानता। कौन सा है? कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14। दूसरा, सामाजिक समानता, अनुच्छेद 15। तीसरा, अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। चौथा, अस्पृश्यता का अंत, यानी छूत अछूत से जुड़ी हुई बात है यहाँ, अस्पृश्यता का अंत, यह अनुच्छेद 17। और अंतिम समानता के अधिकार के तहत अंतिम बिंदु है उपाधियों का अंत, अर्थात अनुच्छेद 18। इस प्रकार समानता के अधिकार के तहत के अंतर्गत 5 अधिकार हैं। पहला, कानून के समक्ष समानता। क्या मायने हैं इसके? प्राचीन काल में या आज से 100-200 वर्ष पहले भी कानून की नज़र में सब समान नहीं थे। दरबार के लोग, यदि राजशाही है तो वहाँ राजा के परिवार के लोग, दरबार के लोग, उनको उनके द्वारा किए गए अपराधों की एवज में उन्हें दूसरी सज़ा मिलती थी, और अन्य वर्गों के द्वारा किए गए उन्हीं अपराधों के लिए ज़्यादा कड़ी सज़ा दी जाती थी। समाज के उच्च वर्ग, धनाढ्य वर्ग, प्रभावशील वर्ग, चाहे वे दरबारी हों, चाहे वे राजा हों, चाहे राज परिवार से जुड़े हुए लोग हों, चाहे सत्ता से जुड़े हुए लोग हों, इन लोगों के लिए कुछ अलग ही प्रावधान थे।
बहुत सी चीज़ों में, मात्र सजा के मामले में ही नहीं, सुख सुविधाओं के मामले में भी, भौतिक सुखों के मामले में भी, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं के मामले में भी इन लोगों के लिए अलग प्रावधान था। और निम्न वर्ग, निर्धन वर्ग, कमज़ोर वर्ग, महिलाओं, इनके लिए संवैधानिक प्रावधान अलग थे। तो वो समानता नहीं थी। राजा यदि कुछ अपराध कर बैठा है तो कानून से ऊपर माना जाता था उसे, और इस प्रकार वह अपराध करने के बावजूद भी सजा से बच जाता था, कानून से ऊपर। अब ऐसा नहीं है। अब कानून के समक्ष समानता की बात की जाती है, अर्थात इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्या मीनिंग हुआ? इक्वालिटी बिफोर लॉ। संविधान की नज़र में सब बराबर हैं, कोई ऊंच नीच नहीं, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, चाहे हिंदू मुसलमान सिख हो, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, आर्थिक रूप से निर्धन हो या आर्थिक रूप से अमीर हो, उच्च पद में हो या निम्न पद में हो, किसान हो, मजदूर हो या अधिकारी हो, कोई भी हो, मंत्री हो या कोई भी हो, सबके लिए समान कानून। कानून की नज़र में सब बराबर हैं। अनुच्छेद 14 में साफ कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य अर्थात सरकार, स्टेट, किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता अथवा कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। सबके लिए न्याय के दरवाजे खुले हैं। धर्म, जाति, लिंग, आर्थिक स्थिति, इन सब से परे सभी व्यक्तियों को कानून का संरक्षण है। इस पैराग्राफ का अर्थ ये हुआ कि राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून है और एक समान लागू होगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसके साथ ही साथ एक बिंदु और आता है, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। कानून सर्वोपरि है, कानून से ऊपर कोई नहीं। सर आइवर जेनिंग, उन्होंने कहा है कि समानता का अर्थ है कि समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के लिए कानून का व्यवहार एक जैसा होना चाहिए। कानून का व्यवहार, बिहेवियर ऑफ लॉ शुड बी सेम फॉर ऑल पीपल irrespective of their religion, caste, culture, etc., language, etc., etc. आइवर जेनिंग ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि कानून का व्यवहार अर्थात कानून के जो रक्षक हैं, न्यायपालिका, इसकी नज़र में सब लोग बराबर हैं। यदि हम अमेरिका का उदाहरण लें तो भारत में भी सबकी नज़र में, सबके कानून की नज़र में सब बराबर हैं। लेकिन कर लगाने के उद्देश्य की बात करें, यदि कर, टैक्स, तो धनी और निर्धन में कुछ अंतर आपको मालूम होगा। जो धनी हैं, जो ज़्यादा कमाते हैं, वो कुछ ज़्यादा टैक्स देते हैं। जो निर्धन हैं वो कम टैक्स देते हैं। और निर्धनों की श्रेणी में भी यदि बात की जाए तो जो सबसे ज़्यादा निर्धन है वो कम टैक्स देता है, उससे ऊपर का थोड़ा ज़्यादा, उससे ऊपर का थोड़ा ज़्यादा। तो टैक्स के मामले में भिन्नता है, समानता नहीं है। उसी तरह कुछ सुविधाओं की और बातें करें तो स्त्री और पुरुषों में भी कुछ अंतर है। हमने पाया है, हम देखते हैं अपने रोज़ के जीवन में कि महिलाओं के लिए कुछ अतिरिक्त सुविधाओं का प्रावधान किया गया है।
तो ये भी अंतर है, ये भी असमानता है हमारी नज़र में। कानूनी भाषा में यदि बात करें तो एक और हम समानता की बात कर रहे हैं, एक और हम कह रहे हैं कि समानता सच्चे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, और दूसरी ओर इस तरह की असमानताएं हैं। लेकिन इस तरह की असमानता के लिए भी संवैधानिक प्रावधान किया गया है। इसे संविधान का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। ये संवैधानिक प्रावधानों के तहत इस तरह का अंतर, इस तरह का भेद रखा गया है। संविधान में स्पष्ट कर दिया गया है इन तरीके के भेद को, और वो किस लिए, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना जानना जरूरी है कि इन्हें हम संविधान का उल्लंघन, समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं कह सकते। अन्यथा हम में से आप कोई ये कह दे कि हमारे पिताजी ज़्यादा पैसा कमाते हैं पर वो ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं और एक सामान्य व्यक्ति कम टैक्स दे रहा है, तो यह असमानता नहीं है क्या? है, लेकिन इसके पीछे कुछ कारण हैं, और उन कारणों के मद्देनज़र इस तरह के भेदों का प्रावधान हमारे संविधान में पहले से ही कर दिया गया है और उसे कानूनी जामा पहना दिया गया है। दूसरा अधिकार जो समानता के तहत, समानता की श्रेणी में है, वह है सामाजिक समानता की स्थापना। सामाजिक समानता से तात्पर्य है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी, सामाजिक रूप से सब एक समान हो। अनुच्छेद 15 में जिसमें कहा है कि राज्य, जब मैं राज्य की भाषा, राज्य शब्द का उपयोग करता हूं तो याद रखें, राजनीति विज्ञान में राज्य शब्द के दो अर्थ हैं। एक अर्थ होता है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब जैसे राज्य, और एक राज्य का अर्थ होता है देश, शासन, सत्ता मिलाकर सब कुछ। मैं जो राज्य की बात कर रहा हूं वो इस राज्य की जिसमें शासन, सत्ता शामिल हो, और उसे स्टेट कहते हैं। तो यहाँ राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म के आधार पे, वंश के आधार पे, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इस आधार पर पक्षपात नहीं कर सकता। सामाजिक समानता की बात हो रही, समाज के किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पे, लिंग, धर्म, जन्म स्थान, वंश, इस आधार पे ऊंच नीच, छोटा बड़ा वर्गीकरण ऐसा नहीं किया जा सकता। ये संवैधानिक प्रावधान है। संक्षेप में इसका आशय यह है कि राज्य नागरिकों में कभी भी भेदभाव इन आधारों पर नहीं करेगा। अर्थात धर्म के नाम पर स्कूलों में प्रवेश नहीं, स्कूलों में प्रवेश की मनाही गलत, धर्म के नाम पर नौकरी ना दिया जाना गलत, या धर्म के नाम पर नौकरी दिया जाना वह भी गलत, अनुचित। उसी प्रकार लिंग के आधार पे लोगों को पद देना वह भी गलत। लिंग के आधार पे कि महिलाओं के लिए ये पद नहीं, ऐसा नहीं, ये सब गलत है। संक्षेप में कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक समानता की स्थापना, जो समानता के अधिकार के तहत आने वाला दूसरा बिंदु है, उसमें सत्ता, शासन, स्टेट, राज्य नागरिकों में सामाजिक भेदभाव नहीं कर सकता। तो सामाजिक समानता की बात करता है, उसमें 3-4 भाग हैं। अर्थात यदि हम शुरू करें तो समानता का अधिकार, समानता के अधिकार के तहत कुछ भाग, फिर हर भाग का और सब पार्ट। तो जो
दूसरा भाग था जिसमें हम सामाजिक समानता की बात कर रहे हैं, उसमें दूसरा बिंदु है कि केवल धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक को दुकानों, होटलों, भोजनालयों, सार्वजनिक स्थानों में मनोरंजन के लिए प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। दुकानों, होटलों, भोजनालयों, सार्वजनिक स्थानों जो मनोरंजन के हों या किसी अन्य उद्देश्य से हों, वहाँ पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। ये तो हो गया 15(2) और उसका भाग क। कितने पार्ट होते चले जा रहे हैं। भाग ख जो है वह कहता है पूर्ण या आंशिक राज्य निधि से, पूरे तरीके से या पार्ट तरीके से, सरकार के पैसे से यदि कुएं बनाए गए हैं, तालाब बनाए गए हैं, घाट, सड़क या जो भी सार्वजनिक स्थान है, वहाँ पर किसी भी नागरिक को इन आधारों पर वंचित नहीं किया जा सकता, जिसका मैं जिक्र पहले कर चुका हूँ। अर्थात कुल मिला के उद्देश्य ये है, सरकार को सुनिश्चित करना है कि इन आधारों पर समाज के किसी भी तबके के व्यक्ति को वंचित न किया जाए। ऐसा कोई भी कार्य। अच्छा, जो ख है, क बिंदु जो था जिसकी मैंने बात की, दुकानों, होटल आदि सार्वजनिक स्थलों की, ख में वो लिखता है आंशिक या पूर्ण रूप से सरकारी पैसे से बने हुए स्थान। आंशिक का अर्थ क्या है? जहाँ पर सरकार ने भी कुछ पैसा लगाया है और किसी समाज या किसी तबके ने या किसी वर्ग ने भी पैसा लगाया हो। लेकिन एक बार यदि सरकार का पैसा चाहे थोड़ा या ज़्यादा लग गया तो वह पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती, सभी के लिए वहाँ प्रवेश करने का अधिकार बराबर है। हाँ, ऐसे स्थान जो बिना सरकारी निधि के पूर्ण रूपेण निजी संस्था द्वारा बनाए गए हैं, वह पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हुई। वहाँ पर इस अधिकार को उस रूप में लागू नहीं किया जा सकता जिस रूप में इसमें लिखा गया है। क्यों? क्योंकि वह निजी संपत्ति है। निजी संपत्ति बनाम सरकारी संपत्ति। तो भाग ख जो है वह सरकारी संपत्ति की बात कर रहा है, या ऐसे संपत्ति की जिसमें सरकार का थोड़ा पैसा लगा हो, चाहे वो तालाब हो, सड़कें हों, कुएं हों, घाट हों नदी के, और कुछ अन्य सार्वजनिक स्थान हो, वहाँ पर किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता। ये तो बात हुई सामाजिक समानता की। सामाजिक समानता के दो भाग, दोनों का मैंने जिक्र किया, और भाग 2 के 2 भाग